एक काफ़ी बढ़िया अपडेट सेबी ने दिया है अपनी तरफ से, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अब यहाँ पे सेबी ने क्या नोटिस किया, हमने भी कई बार ये बात की है, बट सेबी ने इस चीज़ को नोटिस में लिया, ये काफ़ी अच्छी बात है। जो ट्रांसमिशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स है, डीमेट के थ्रू हो या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ही हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉमिनी के ऊपर जो ट्रांसमिशन होता है वो तो ठीक है, वो ट्रांसमिशन में चला जाता है, लेकिन कोर्ट के रूलिंग के अकॉर्डिंग नॉमिनी जो है वो लीगली हकदार नहीं होता है पैसों का। नॉमिनी बस एक कस्टोडियल, मतलब कस्टडी में पैसा को रखा हुआ है, देखभाल कर रहा है, जब तक कि जो लीगल हेयर है वो लीगली राइटफुल, मतलब उसके पास ट्रांसफर नहीं हो जाता पैसा। तो कभी कभी क्या होता है, अगर डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ, जिनकी डेथ हुई है उनके ऊपर से लीगल हेयर के पास, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर लीगल हेयर से जिनका डेथ हुआ है उनसे नॉमिनी पे ट्रांसफर हुआ, और नॉमिनी से जब ट्रांसफर वो लीगल हेयर पे होता है, तो वो ट्रांसफर की तरह नहीं शो होता, वो ट्रांजेक्शन शो हो जाता है मार्केट सेल की तरह। और मार्केट सेल की तरह जब ट्रांजेक्शन शो हो जाता है, तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो टैक्स के लिए लायबल हो जाता है। तो डेथ के केस में भी कई लोगों के लिए ये दिक्कत हो जा रही थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो वो ट्रांजैक्शन है वो सेल्स की तरह रिपोर्ट हो जा रही थी, और फिर वही ठीक है, आगे चल के कोर्ट में अगर मामला जाता है या बातचीत से ही अगर मामला सुलझ जाता है, तब तो टैक्स वाले समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत पेचीदा काम है और बिना मतलब का इतना झंझट परेशानी हो जा रहा था। सेबी ने एक पेपर जारी किया है, 2 सितंबर तक पब्लिक कमेंट्स उसमें मांगे हैं, लेकिन पब्लिक कमेंट्स क्या, सब तो राजी ही होंगे इसके लिए। तो सेबी ने ऑलरेडी ऑर्डर भी कर दिया है जितने भी रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट हैं, डिपॉजिटरीज हैं, इन सब को कि अगले 3 महीने में अपने सिस्टम में वो ये चीजें इंप्लीमेंट कर ले। क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी है ये समझ लो। तो अब मतलब आगे से जब ये सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाएगी, तो जो भी ट्रांसफर होगा इन्वेस्टर की डेथ के बाद, जो ट्रांसफर होगा नॉमिनी पे हो या फिर नॉमिनी के बाद लीगल हेयर पे हो या फिर डायरेक्टली लीगल हेयर पे हो, ये जो ट्रांजेक्शन्स है, मतलब डीमेट टू डीमेट ट्रांसफर हो रहा है या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जो होल्डिंग है वही अगर नाम पे ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे एक टर्म सेबी ने बताया है जो है TLH, ये ट्रांजेक्शन कोड यूज किया जाएगा। मतलब जब रिपोर्टिंग होगी इनकम टैक्स के पास, जो ट्रांजैक्शन कोड शो होगा वो TLH शो होगा। इस केस में ट्रांसफर टू लीगल हेयर्स, TLH कोड ट्रांसफर टू लीगल हेयर शो होगा। तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी समझ में आ जाए कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ है, वो इन्वेस्टर की डेथ के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं, जो लीगल हेयर है, उनके नाम पे ये ट्रांसफर हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, ये ट्रांजेक्शन टैक्स के लिए लायबल नहीं है। तो इससे जो ये जो झंझट हो रहा था, ये जो केसेस हो रही थी, वो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। इसका मतलब बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि कोड ही ट्रांसफर टू लीगल हेयर हो जाएगा। पास्ट में बहुत इसको लेकर परेशानी हुई थी, जैसा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट तक केसेस गई हैं, एंड ये सुप्रीम कोर्ट की ही रूलिंग है, और उनका कहना है कि नॉमिनी पैसों का हकदार होता नहीं है। नॉमिनी एक कस्टोडियन की तरह है, जो कि अगर लीगल हेयर जो है, अगर वो मतलब बच्चा है या ऐसे सिनारियो में है जो कि उस पैसे की देखभाल नहीं कर सकता है, मतलब पैसे को यूज नहीं कर सकता, सही डिसीजन नहीं ले सकता, तो नॉमिनी तब तक के लिए एक कस्टोडियन की तरह काम करेगा। लेकिन जैसे ही जो लीगल हेयर है वो इस लायक हो जा सकता है कि उसको हैंडओवर कर दिया जाए, तो सारा पैसा उसको हैंडओवर कर देना है, सारा ट्रांसफर लीगल हेयर के नाम पे कर देना है। तो उससे पहले क्या था, नॉमिनी ही, लोगों को लगता था कि नॉमिनी मैंने बना दिया, अब हो गया काम खत्म, लेकिन नहीं। जब से ये रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की, तब से ये चीज क्लियर हो चुकी है कि नॉमिनी बस कस्टोडियन है, असली हकदार लीगल हेयर ही होगा। मतलब आपके बाद आपका बच्चा ही होगा, या जो भी लीगल हेयर है आपके परिवार में बचा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, लीगल हेयर नहीं, मैं जिसको नॉमिनी बना रहा हूं अगर कोई थर्ड पर्सन है और उसी को हिस्सेदारी मिले या कुछ % हिस्सेदारी उसको मिले, तो आपको उसके लिए प्रॉपर विल बनाना होगा और विल बना के रखना होगा, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस एंड पोर्टफोलियो भी ले लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे सारथ जी का पोर्टफोलियो है। सर, आई हैव 5 म्यूचुअल फंड, 20 years इन्वेस्टमेंट, 11,000 SIP. I'm aggressive,
निप्पॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। देखिए 20,000 की मतलब 20 साल के लिए एसआईपी है, तो ऐसे में जो, और आप कह रहे हैं कि आप एग्रेसिव भी हैं, तो ऐसे में फ्लेक्सी कैप फंड की तो जरूरत थी नहीं, फ्लेक्सी कैप फंड की जरूरत नहीं थी। और जो दो मिड कैप फंड रखा है, ठीक है, ये मिड कैप फंड भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो एक मोमेंटम मिड कैप इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 50, वो एक इंडेक्स फंड अगर रख लेते तो ये दोनों मिड कैप फंड का काम हो जाता। उसके अलावा जो दो स्मॉल कैप फंड है उनके साथ तो कंटिन्यू करना ही करना है। तो अगर इस पोर्टफोलियो को और एग्रेसिव कॉन्सेंट्रेटेड बनाना हो तो दो स्मॉल कैप जो है पहले से वो है, उसके अलावा एक मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड जो बताया वो हो सकता है, और नहीं तो सिर्फ एक पराग पारिक हटा के इन्हीं चार के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। ये दो ऑप्शन जो होंगे वो हाईली एग्रेसिव हो सकता है, जैसा आपने बताया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन साई जी का है, and if I want to put in 2 lakhs in Nippon India small cap fund, I take the route of daily SIP 10,000 for 20 days and discontinue SIP after that. Can it be done like this? Is it okay to take this route? Yes, definitely आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए SBI स्मॉल कैप में ये नहीं कर सकते, निपॉन स्मॉल कैप में कर सकते हैं। निपॉन स्मॉल कैप में डेली SIP अलाउड है, और निपॉन स्मॉल कैप में आई थिंक 10 लाख रुपए तक की महीने की अलाउड है डेली SIP के रूप में या वीकली। मतलब आप SIP महीने में एक बार ही इन्वेस्ट करो ऐसा नहीं है अलाउड। पर मंथ जो लिमिट है, पर SIP लिमिट कम है, लेकिन पर मंथ की जो लिमिट है, पर SIP 50,000 की लिमिट है, लेकिन पर मंथ पर पैन की 10 लाख तक की लिमिट आई थिंक है निपॉन स्मॉल कैप की। तो एक ही महीने में 4, 5 या 10 SIP या 20 SIP आप चाहो करके 10 लाख के अंदर अंदर अगर एक महीने में इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं। लेकिन SBI के केस में ये नहीं होता है। SBI के केस में पर SIP भी 25,000 की लिमिट है और पर मंथ भी 25,000 की ही लिमिट है पर पैन। तो इसलिए वहां पे एक बार में करो या 5 बार में करो, 25,000 के अंदर ही कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। चलिए निपॉन के लिए आप कर सकते हो आप जैसा चाह रहे हो। नेक्स्ट शिवम कपूर का क्वेश्चन है, सर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन फंड बताइए जो 1 साल में सही रिटर्न दे। देखिए 1 साल में सही रिटर्न अगर चाहिए तो उसके लिए इक्विटी से दूर रहना है। यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का। अगर कम पैसा इन्वेस्ट करना है, या मान लो जैसे आपने कितना पैसा करना, मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो अगर 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक मिल जाते हैं जो कि अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं FD पे, तो 3-3 लाख करके तीनों स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट किया जा सकता है 1 साल के। या फिर अगर म्यूचुअल फंड्स के रूट में जाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। रिटर्न्स बहुत ज्यादा की उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, 7%, 8%, 9% तक मिल जाता है तो बहुत है, उससे ज्यादा की उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए जब 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो हमें डेट के अंदर ही रहना होगा, हम FD के थ्रू जाएं या हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएं, और यही करना होगा हमें। इन्वेस्टमेंट की हमारी जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न की वो भी 8-9% तो मैक्सिमम हो गया। कुछ कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 9% मैक्स हो गया, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी नहीं होगी हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर, लीनियर एक लाइन में हमारे रिटर्न्स बनेंगे। और RBI भाई गारंटी दे रहा है तो पैसा लॉस होने का चांस रहेगा नहीं। 3 अलग अलग बैंक में रहेंगे 3-3 लाख रुपए, तो उस पर इंटरेस्ट जमा होने के बाद भी वो 5 लाख के अंदर ही रहेगा, तो हमारा पैसा सिक्योर ही रहेगा। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। आप अपनी राय या फिर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।